अच्छा, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन के टॉपिक को क्वेश्चन नंबर 18 से। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 17 पे एंड किया था। क्वेश्चन 18 में क्या बोला जा रहा है? अ बर्ड फ्लाइज एट अ कांस्टेंट स्पीड। आपके पास एक बर्ड है, वो फ्लाई कर रही है, उसकी कांस्टेंट स्पीड आपको गिवन दे दी गई 7.33 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ये आपके पास स्पीड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, 7.33 मीटर पर सेकेंड फॉर 196.2 सेकेंड। सही है ना? और वो जो बर्ड है वो कितने सेकंड्स तक मूव किया, उसने कितने सेकंड तक वो फ्लाई करती रही है? टाइम हमें गिवन दे दिया 196.2 सेकंड तक वो बर्ड ने फ्लाई किया है। और पर सेकंड स्पीड क्या बताती है कि एक सेकंड के अंदर जो है वो बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सही है, कितना उसने फ्लाई किया है डिस्टेंस। 7.33 मीटर पर सेकंड मीन्स एक सेकंड के अंदर बर्ड ने 7.33 मीटर फ्लाई किया है। तो अब टोटल टाइम हमें दे दिया 196.2 सेकंड तक वो बर्ड फ्लाई करती रही है। अब देखते हैं हमें फाइंड करने को क्या बोल रहा है। पार्ट ए, बाय राइटिंग द स्पीड एंड द टाइम टेकन करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। आपने क्या करना है, स्पीड को और टाइम को आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट एंड अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल बाय द बर्ड। अब आपने ये बताना है कि ये बर्ड जो है वो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस्टिमेट करना है। सही है, आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, आपने अपनी स्पीड और टाइम को दोनों को वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। और फिर आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा? आपके पास जो है वो, याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकंड में, अगर हमारे पास जो है वो एक बर्ड है, वो उसकी इतनी स्पीड है, उसने इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड के अंदर, पर सेकंड मीन 1 सेकंड के अंदर, तो वो 196.2 सेकंड में कितने मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें फाइंड करना है। ऐसे ही है। तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस को डी से लिख लो। सिंपल। डिस्टेंस क्या किसके इक्वल हो गया? जैसे ही आप एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो स्पीड है, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने इस टोटल टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टोटल कितना डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ऐसे ही। तो आपके पास जो डिस्टेंस की, सॉरी, स्पीड की जो वैल्यू है वो है 7.33, मल्टीप्लाई टाइम है 196.2। इन दोनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि इस बर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वो आ जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि आपने स्पीड और टाइम को दोनों को पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, देन उसको एस्टिमेट करना है। चलो, तो पहले हम इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। 7.33, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, हमने इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। थ्री को अगर मैं राउंड करूं तो प्रीवियस वाले थ्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर जो ये थ्री है वो फर्दर राउंड होगा तो सेवन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7.33 राउंड ऑफ होके आपके पास क्या बन गया? 7। सही है। और डेसिमल के बाद राउंड करने, जब राउंड करते हैं तो डेसिमल के बाद जीरो लिखने की कोई नीड नहीं होती। मल्टीप्लाई। अभी 196.2, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टू को राउंड करूंगा। टू को राउंड किया, टू जो है वो 5 से छोटा है, तो प्रीवियस डिजिट 6 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 196 बन गया ये। सही है। और फिर जब मैं 6 को राउंड करूंगा तो प्रीवियस डिजिट जो 9 है उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 1, क्योंकि 6 5 और उससे बड़ा है। जब भी 5 और उससे बड़े नंबर को हम राउंड करते हैं तो प्रीवियस डिजिट में क्या ऐड हो जाता है? 1 ऐड हो जाता है। ऐसे ही है। चलो, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि 6 को जैसे ही राउंड किया तो 1 ऐड हो जाएगा किसमें? 9 में। 9 में जैसे ही 1 ऐड होगा वो 10 बन जाएगा। तो 6 की जगह तो मैंने 0 लिख दिया। अब मैं 10 नहीं लिख सकता, अब मुझे क्या लिखना है? 0 लिखना है। और जो 10 का जो 1 है वो प्रीवियस डिजिट के पास आ जाएगा, और 1 में 1 जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 200। 196.2 को अगर मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा 200। तो अब सिंपल हो गया, 7 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एस्टिमेटेड डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स के अंदर। तो मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 × 2 = 14, और ये दोनों जीरो मैंने कॉपी कर दिए। तो 1400 मीटर्स बर्ड ने जो है वो फ्लाई किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एस्टिमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सही है। चलो, अब पार्ट बी पे मूव करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड इज, तो बर्ड ने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये वैल्यू है, इसने गिवन दे दी हमें। ये पार्ट बी के अंदर, ये पार्ट ए किया था हमने। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? एक्चुअल डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी से, 1438.146 मीटर्स। टू व्हाट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज योर एस्टिमेशन इन पार्ट ए करेक्ट। अच्छा, आपने क्या किया, एक्चुअल डिस्टेंस बता दिया, पार्ट ए के अंदर जो है वो आपने इसको क्या किया था, ऑब्वियस सी बात है, एस्टिमेट किया, अप्रोक्सीमेट किया। अब पूछ रहे टू व्हाट डिग्री, किस डिग्री तक आपने जो है वो पार्ट ए के अंदर एस्टिमेशन की थी। अगर आप देखो तो आपके पास जो इसके एक्चुअल आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट है एक्चुअल आंसर में। और आपने जो आंसर दिया है अप्रोक्सीमेट करने के बाद उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओनली 2, 1 एंड 4। तो आपने जो है वो कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट एक्चुअल वैल्यू इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। तो आपने जो है वो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है कि आपने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ये पार्ट बी का आंसर हो गया। अब मूव करते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में क्या बोला जा रहा है, कंपेयर, डिस्कस एंड कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ एन एस्टिमेट obtained by rounding the speed and the time taken correct to two significant figures instead of one significant figure। अब इस पार्ट के अंदर बोल रहा है, पार्ट ए के अंदर आपने क्या किया था कि जो आपने डिस्टेंस निकाला उसमें स्पीड और टाइम दोनों को वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया, देन मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन पार्ट सी के अंदर बोल रहा है आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, स्पीड को भी और टाइम को भी। और फिर जैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस आ गया, फिर उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करके बताओ कि उसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं। है ये काम करना है आपने इधर। तो मैंने क्या लिखा, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूंगा। मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डिस्टेंस की वैल्यू है 7.33 मल्टीप्लाई, और ये टाइम की वैल्यू है 196.2। सही है। अब ये 7.33 को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। 7.33, तो हम जो थर्ड डिजिट है, जो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको उड़ा देंगे, लास्ट डिजिट को राउंड कर देंगे। थ्री राउंड हुआ, प्रीवियस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 7.33 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से अगर मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 7.3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 196.2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इसको हम कन्वर्ट करना है टू सिग्निफिकेंट में। टू सबसे पहले मैंने एलिमिनेट किया, टू को राउंड कर दिया, तो प्रीवियस डिजिट 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 19.6 196 बनेगा। सही है, टू को राउंड ऑफ करने से उसका प्रीवियस डिजिट जो 6 है उसमें किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि टू जो है वो 5 से छोटा नंबर है, इसलिए वन ऐड नहीं होगा प्रीवियस डिजिट में। अब 196 को अगर मैं राउंड करता हूँ, तो मैंने जब ऊपर 196 को राउंड किया था तो क्या हुआ था, 6 को जब मैं राउंड किया मैंने तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हुआ, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, 5 और उससे बड़ा है, सही है ना। तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो गया, तो 9 में 1 ऐड हुआ, वो 10 बन गया। फिर आप क्या करें, तो फिर आपने जीरो लिखा था, 6 की जगह भी 9, 10 की जगह भी सर जीरो, और 20। 1, हाँ मतलब 20 बना था ना, तो आपके पास वही 200 ही आएगा। इसका मतलब है 196 को आप 200 बना सकते हो। तो इसमें 200 में तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो टाइम जो है वो टू सिग्निफिकेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, या तो थ्री में रहने दिया जाए या फिर उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया जाए। सही है, ये टू के अंदर नहीं हो सकता, तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, इसको वन सर यहाँ तो हम सिग्निफिकेंट में ही नॉट कर दिया। नॉट पॉसिबल नहीं लिख सकते। नहीं, यहाँ पे नॉट पॉसिबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है, क्योंकि इसमें क्या हुआ देखो, दो वैल्यूज है ना, एक डिस्टेंस है, सॉरी एक स्पीड है और एक टाइम है। टाइम नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्पीड में कन्वर्ट हो गई है ना टू सिग्निफिकेंट में। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको एक्चुअल आंसर से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे, सही है, कि एक्चुअल आंसर में 7 सिग्निफिकेंट फिगर थे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है टू सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करने के बाद, वो राउंड ऑफ होने के बाद कितने सिग्निफिकेंट बचते हैं उसमें। चलो, अब 7.33 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7.3 ये आपके पास डेसिमल में है, तो सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 7.3। अब डेसिमल बेटा आपके पास क्या है, डेसिमल को आप एक डिजिट आगे मूव करवा दोगे, ऐसे ही है ना, डेसिमल एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 73। और डेसिमल एक डिजिट आगे मूव हुआ है तो नीचे एक जीरो आएगा और साथ में एक 1, मल्टीप्लाई बाय 200 कॉपी। तो 7.3 अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो 73/10 आएगा। अब ये जीरो से जीरो हो गया कैंसिल,
ऊपर रह गया 73 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड में वन वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 73 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं, सही है। 73 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 73 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, सर 146। 146। यस, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 7 14, 146 और ये जीरो कॉपी। तो अब मेरे पास ये आ रहा है 1460 मीटर्स। क्या आ रहा है, 1460 मीटर, सही है। अच्छा, 8.146 मीटर, सही है। तो इधर क्या हुआ, हमारे पास जो 1438.146 मीटर्स है वो कन्वर्ट हुई हुई है पार्ट सी में 1460। पहली बात है कि जो वैल्यू है वो आगे की तरफ मूव हुई हुई है, सही है। एक तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, ये नियरेस्ट 100 की तरफ वैल्यू राउंड हुई है या क्या हुआ है, नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड किया है आपने इसको, या फिर जो है वो नियरेस्ट नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड हुआ है। क्योंकि अगर 30 को आप राउंड करते हैं ना, 38 को, तो 40 बनता है, यहाँ पे 60 बन गया है। इसका मतलब है नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड हुआ है, सही है। हाँ, नियरेस्ट 10। और ऊपर क्या था, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन नियरेस्ट 100 हुआ था, नियरेस्ट 10 हुआ था, क्या हुआ था। सर ये जो आपने शुरू में लिखा है आंसर के 3s अप, उसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट। यस, एस डॉट एफ, ये शॉर्ट फॉर्म है सिग्निफिकेंट, सही है। सिग्निफिकेंट पूरा पूरा लिखो, एस डॉट एफ लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 4 और 6, सही है। और ये कन्वर्ट किस में हुआ है, नियरेस्ट 10 में हुआ, थोड़ा सा आगे गया 10 के, लेकिन ये नियरेस्ट 10 के करीब बना है, सही है। अच्छा, और 1400 में क्या था, दो नियरेस्ट सिग्निफिकेंट, 100 होता तो तो ये 1400 बन 1560 जाता। होता। 1500 नहीं बनता, 1438 नियरेस्ट 100 के किसके करीब है, 1438, 15 1400 और 1500 के बिटवीन है, लेकिन करीब किसके है, 1400 के। तो जो पार्ट ए में आंसर आया था उसमें आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कन्वर्ट किया है, और इसको नियरेस्ट 100 भी किया है, सही है। नियरेस्ट 100 भी हुआ है, आपने नहीं किया, उसने जो बोला था आपने वो किया है। तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कन्वर्ट हुआ और नियरेस्ट 100 भी हुआ है। लेकिन पार्ट सी के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बने और नियरेस्ट 10 बना है, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टेम्परेचर ऑन एन एयरपोर्ट रनवे। आपके पास एक एयरपोर्ट का रनवे है, उस पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन दे दी, 29.738 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इमीडिएटली आउटसाइड एन एरोप्लेन दैट इज लैंडिंग ऑन द रनवे। आपके पास जो टेम्परेचर है एयर का आउटसाइड ऑन एन एरोप्लेन दैट इज लैंडिंग ऑन द रनवे, सही है। तो जब आपके पास जो है वो आउटसाइड मीन्स के बाहर, सही है, और जब आपके पास एरोप्लेन लैंड कर रहा है रनवे पे, उस वक्त टेम्परेचर इतना है, -19.812 डिग्री सेंटीग्रेड। और फर्स्ट वाली जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो रनवे पे है, सही है, रनवे पे इतना टेम्परेचर था। लेकिन एयरपोर्ट एयरपोर्ट के रनवे पे इतना टेम्परेचर था। और ये क्या हुआ है, एयर का इमीडिएटली आउटसाइड टेम्परेचर, जब आपके पास एरोप्लेन लैंड करने लगा उस वक्त रनवे पे टेम्परेचर इतना है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, calculate to reasonable degree of accuracy and estimate of the difference between the temperature on the runway and the temperature outside the aeroplane, सही है। रनवे पे और एरोप्लेन के आउटसाइड जो है वो कितना टेम्परेचर है, एक तो आपने क्या निकालना है, उनके डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो पता करना है, सही है। और फिर उसको एस्टिमेट करना है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो एरो क्या कहते हैं, रनवे के ऊपर कितना टेम्परेचर है, ये वैल्यू रनवे की टेम्परेचर की है। और ये जब आपके पास एरोप्लेन हवा में है, जब लैंड कर रहा है, तो उस वक्त इतना टेम्परेचर है, सही है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों टेम्परेचर्स को क्या कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करेंगे, सिंपल, दोनों टेम्परेचर्स को हम माइनस कर देंगे। और याद रखो, जब भी दो आप डिफरेंस निकालते हो दो टेम्परेचर्स को, या दो कोई भी चीजों को माइनस करते हो, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वाली है और स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव वाली है, तो आपने बिगर वाली वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है, 29.738 माइनस, और फिर स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी -19.812, सही है। 29.738 माइनस माइनस प्लस 19.812, सही है।
अब इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड हो रही है तो ऐड कर देंगे इधर। अब क्या है आपके पास, इसने क्या बोला, एस्टिमेट भी करना है आपने, सही है। हाँ, कैलकुलेट टू अ रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपने जो एस्टिमेट करना है, उसने बताया नहीं है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर या टू सिग्निफिकेंट फिगर, उसने बोला आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्यूरेसी, वो वाली डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूज करो जिसमें आपके लिए काम आसान हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर से डेसिमल है इसको नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएंगे, सही है, नियरेस्ट इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बोला वन सिग्निफिकेंट में लाओ, टू में लाओ या थ्री में लाओ। तो अब हमारी मर्जी है, अब हम जो करना चाहे वो कर लें। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स को ही खत्म करते हैं, डेसिमल नंबर्स खत्म होंगे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 29.738, 29.738, इसमें से 8 को सबसे पहले राउंड करता हूँ, तो 3 में 1 ऐड हो गया, 29.74 बन गया। जब 4 को राउंड करूंगा तो 29.7 बनेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब जब मैं 7 को राउंड कर रहा हूँ तो 29 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 29 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 30 बन जाएगा। तो 29.738 को मैंने नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके 30 लिख दिया, प्लस 19.812, 19.812, टू राउंड हुआ, 19.81, 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19.1 रिमूव किया, 1 को राउंड किया तो 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 5 से छोटा है। अच्छा, अब जब मैं इस 8 को एलिमिनेट करूंगा, रिमूव करूंगा, राउंड करूंगा, तो मेरे पास प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 5 और उससे बड़ा नंबर है। तो 19 में 1 ऐड हुआ, ये बन गया 20। तो 30 प्लस 20 बेटा कितना हो गया, 50। टेम्परेचर यूनिट से डिग्री सेंटीग्रेड थे, तो हमने टेम्परेचर का डिफरेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सही है। तो 50 डिग्री जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है दोनों प्लेसेस के ऊपर, रनवे के ऊपर भी और जो है वो आउटसाइड द एरोप्लेन, तो ये 50 डिग्री है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और उसने बोला था एस्टिमेट करो, और उसने हमें ऑप्शन से दिया था कि आप जो है वो जिस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो आप करो, सही है। ये आपको पाबंद बिल्कुल भी नहीं किया था, करना है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर या एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक रखना, ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो हमने डायरेक्ट इसको इंटीजर्स के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया था, सही है। अच्छा, इसमें देख लो कुछ पूछना है पार्ट ए के अंदर। No, sir. पार्ट बी में चलते, पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, देयर आर 497 पैसेंजर्स ऑन द एरोप्लेन। एरोप्लेन पे कितने पैसेंजर हैं, 497, 497 पैसेंजर है एरोप्लेन पे। हु ईच पेड, हर एक बंदे ने कितना पे किया, हर एक पैसेंजर ने कितनी कितने डॉलर्स पे किए हैं, 201.20 पे किए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पैसे की कोई जरूरत नहीं फॉर द फ्लाइट, सही है ना। फ्लाइट के टिकट के लिए पहले अप्रोक्सीमेशन, अब इसमें आसान लगती है, आप वो करोगे। कैलकुलेट टू अ रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपने जो है वो रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालनी है इसकी। द टोटल अमाउंट दैट पैसेंजर्स पेड फॉर देयर फ्लाइट, टोटल अमाउंट बतानी है कि इन सारे पैसेंजर्स ने कितनी जो है वो क्या कहते हैं, फ्लाइट्स के लिए पे की है, मतलब उस एयरलाइन कंपनी को इस फ्लाइट के ऊपर टोटल अमाउंट कितने डॉलर्स, टोटल डॉलर्स कितने मिले हैं वो फाइंड करना है एक तरीके से, ही हो जाएगा ना। तो अच्छा, हर एक बंदा कितना पे कर रहा है, 201.2, हर एक पैसेंजर कितने डॉलर्स पे कर रहा है, 201.2 डॉलर्स। और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हमारे पास, 497। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, उसने खुद ही बोला था कि सुइटेबल अप्रोक्सीमेशंस, आप जो है वो अपनी मर्जी से जिस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो कर दो, तो हम वही काम सर, करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हम्म। ये बस टोटल अमाउंट जो होता है। हाँ, ये सिर्फ टोटल अमाउंट चाहता है, ये पता चले कि टोटल डॉलर्स कितने मिले हैं उस
फ्लाइट की कंपनी को, सही है, एविएशन कंपनी को कितने डॉलर्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर फ्लाइट को चलाने के लिए, सही है, क्योंकि टोटल 497 पैसेंजर जो है वो फ्लाइट के अंदर मौजूद है और हर एक पैसेंजर ने $201.2 के अंदर टिकट खरीदा है फ्लाइट का, सही है। तो अब वो पूछ रहा है कि कितने डॉलर मिले सारे पैसेंजर्स की कलेक्शन, इन सारे पैसेंजर से जितने डॉलर, हर एक पैसेंजर ने 201.2 दिए, तो टोटल उसके पास, टोटल जो है वो फ्लाइट की कितने डॉलर्स कलेक्ट हुए वो बताना है, टोटल अमाउंट बतानी है। तो सिंपल, मैंने क्या किया, एक टिकट की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पैसेंजर से, तो 201.2 मल्टीप्लाई 497 हो जाएगा, ऐसे ही है। बट यहाँ पे उसने बोला सुटेबल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, तो ये 201.2 ये जो डेसिमल में है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये डेसिमल को मैं इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सही है। तो डेसिमल के बाद जो 2 है मैं उसको राउंड करूंगा, तो प्रीवियस डिजिट 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 205 से छोटा है। तो 201 मल्टीप्लाई बाय 497, तो ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो मिल रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अगर और अपने लिए काम आसान करना चाहते हो तो आप जो है वो नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 100 तक जा सकते हो, दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 तक करीब, नियरेस्ट जो 100 है उसमें क्या कहते हैं राउंड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, सही है, ये भी ऑप्शन है। और अगर आपको जो है वो डेसिमल को खत्म करना था सिर्फ, तो आप जो है वो ये भी कर सकते हो, सर दोनों ऑप्शन है, मैं आपको दोनों, हाँ। अगर हम मुझे 201 को हम्म, 1 सिग्निफिकेंट उसमें बनाना है तो तो फिर मैं कैसे 200, बनाऊंगी? 201 का ये जो है वो वन ही है ना, लास्ट में जो वन लिखा है वो जैसे ये वन खत्म होगा जीरो में कन्वर्ट होगा तो जीरो तो वैसे ही रहेगा, वो तो वैसे ही सिग्निफिकेंट से हट जाएगा। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 201 में, क्यों, क्योंकि जीरो वन और टू के बीच में है, जब भी वो सिग्निफिकेंट है, अगर ये वन ही जीरो बन जाए तो फिर जो है वो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो मैं सिंपल इस वन को राउंड करूंगा, इसकी जगह जीरो लिखूंगा। अब 1 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट जीरो में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 201 का वन सिग्निफिकेंट फिगर बन गया 200, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछ रहा है। इसी तरह 497 नो को भी सर। अगर आप वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो कर लो, 500 हो जाएगा, तो ये पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, फिर वन सिग्निफिकेंट फिगर में या नियरेस्ट 100 करके भी आंसर लिखते हैं, जो आपको आसान लगे करो, सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 201 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 497 से, 1, 1 × 7 is 7, 1 × 9 9, 1 × 4 4, 0 क्रॉस 0 मल्टीप्लाई 7 0 0 मल्टीप्लाई 9 0 0, 2 × 7 is 14, 1000। और अच्छा 1000, नो 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 नो, 1 प्लस 1 9, 3 अगर हम 1 सर 13, इनको होल नंबर्स में करें तो 1000 तो नहीं मल्टीप्लाई आएगा? 4 8 8 9, नहीं 1000 थोड़ी आएगा, होल नंबर में करेंगे, सही है। तो 7, जैसे 200 मल्टीप्लाई बाय 200 500। मल्टीप्लाई 500, 2 × 5 10, और 4 जीरो आएंगे, 1000 में तो 3 जीरो होते हैं, ओ 10,000। 10,000, सही है, $10,000 मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें भी देख लेते हैं कितना है, 9 7 9 8 9 8, सही है। सर तो लेकिन कितने इन डॉलर्स दोनों का मिल रहे हैं इसको, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। 1 मिनट, 200 नहीं ना, सही तो है, 10,000 भी नहीं बनेगा, 10,000 से भी ज्यादा बनेगा, हाँ डिफरेंट तो आएगा 10, देखो ना, अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो 201 को, 201 मल्टीप्लाई बाय 497, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 201 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो 200 बनेगा, और 497 को आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करोगे तो 500 बन जाएगा, ऐसे ही है। जब भी 2 × 5 करेंगे तो ये 10 आ गया, और अब 4 जीरो है, $1,00,000, $100,000। तो अगर मैं इसको जो है वो 497 को 201 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर आंसर आ रहा है 4 9 7 कॉपी 898, सही, $4,987, सही है, देख लो यही आएगा ना। सर लेकिन ये तो आपके दोनों पास आंसर उस वक्त इतने डिफरेंट हो डॉलर गए। आएंगे, अगर कोई ये डिफरेंट है, 201 ऑब्वियस है। मल्टीप्लाई बाय 497 करे और दूसरा बंदा 200 मल्टीप्लाई बाय 500 करे। हाँ, तो इधर आंसर गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने आपको
स्पेसिफिक नहीं किया था, बस इस वजह से गलत नहीं होगा। सही है। अभी ये बन रहा है $89,897। अगर मैं इसको नियरेस्ट 100,000 पे ले जाऊं तो ये 100,000 ही बन जाएगा। सही है, ऐसे भी है ना। सही है। अब इसने यहाँ पे बोला नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि आपके पास जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, एक मिनट, अभी भी थोड़ा सा मसला है। नहीं, मैं ये तो देख रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन मुझे लग रहा है कोई मसला है। 794, फिर ये तीनों जीरो, फिर 2 × 7 14, 4 1 कैरी, 2 × 9 18, और ये 99 और 1 कैरी, 2 × 4 8 और ये 19। सही है। 7, ये 9, 4 + 4 8, और ये 9, और ये आपके पास जो है वो, मैंने 8 लिख दिया है ना, मैं 9 बोल रहा हूँ लेकिन मैं लिख 8 रहा हूँ लास्ट डिजिट को। 2 × 4 8, 8 + 1 is 9, तो ये बन रहा है 99। सही है ना। 99,897 मतलब $99,897। तो ये $100,000 में से सिर्फ कितने डॉलर्स का फर्क आ रहा है? पहले बहुत ज्यादा फर्क आ रहा था। कितना फर्क है? अराउंड जो है वो 113 सॉरी $103 का फर्क है। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस यानी वजह अगर से मैं दोनों आंसर्स में से कोई भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा? हाँ, गलत, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उसने बोला खुद ही है सुइटेबल अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे जो है वो अप्रोक्सीमेशन जो आसान लगेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वन सिग्निफिकेंट फिगर ये नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने पे मैं इतना लंबा काम क्यों करूंगा। और ये आएगा भी 1 से 2 नंबर के लिए। सही है ये पार्ट। सही है? जब भी सुइटेबल अप्रोक्सीमेशन देगा लिख के, और या अगर फिर सर ने अप्रोक्सीमेशन बोला का आपको आप इसको 1 सिग्निफिकेंट उसमें करो तो ये फिर फिर 200 तो और फिर हाँ, 500 वाला? 200 × 5, फिर तो ये जरूरी है, फिर ये काम नहीं कर सकते। 201 को 497 से मल्टीप्लाई फिर नहीं कर सकते। सही है। यस। इसमें देख लो बेटा, कुछ नो पूछना है? सर। चल, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 इस टॉपिक का। द डायग्राम शोज टू रेगुलर हेक्सागॉन्स। आपके पास ये जो दो डायग्राम बनी हुई है, इसमें हेक्सागॉन है। हेक्सागॉन ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसकी 6 साइड होती है। 6 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं। सही है। अगर आप देख लो, दोनों के 6 साइडेड ही है, दोनों रेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो हर दो साइड के दरमियान में ये जो बनने वाला एंगल है, ये सेम है, इक्वल है। सही है। टोटल जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल्स बनते हैं। 6 साइड तो 6 एंगल्स बनेंगे, 10 साइड्स होगी तो 6 एंगल्स आर इक्वल। ऑल 6 एंगल्स आर इक्वल, रेगुलर का ये मतलब होता है। और अगर इरेगुलर होता तो फिर जो है वो एंगल्स इक्वल नहीं होते, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है। अच्छा। सर लेकिन हेक्सागन के अंदर सारी हम्म, वो एंगल तो सेम ही होंगे। अगर रेगुलर होता है, अगर मैं ऐसा हेक्सागोन बनाऊं, ओ हाँ। सही है ना, एक चार बन गई। तो अब बताओ, अब ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल हो सकता है? नो नो। पॉसिबल ही नहीं है। या ये रेगुलर बना है, इरेगुलर, ये इरेगुलर है। सही है, ये इरेगुलर टाइप का हेक्सागोन है। चल, लेकिन मोस्टली रेगुलर ही क्या? बनते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है आगे। सही है ना, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना उसमें रेगुलर भी है इरेगुलर भी है। रेगुलर आसान होता है, इरेगुलर थोड़ा मुश्किल होता है। सही है। So the diagram shows two regular hexagons that are each divided into 6 equilateral triangles। सही है ना। दोनों को आपने बेटा क्या किया है, दोनों रेगुलर हेक्सागॉन्स हैं, और जो है वो आपने ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया हेक्सागोन को। और कितने साइड आर इक्वल इन लेंथ, तीनों साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होती है। सही है। और मजे की बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसमें 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो। तो इक्विलेटरल उस टाइप के ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स भी बराबर हो लेंथ में और तीनों एंगल्स भी बराबर ही होते हैं। सही है। और तीनों एंगल्स की वैल्यू 160 डिग्री होती है। वो कैसे होगी, हम ज्योमेट्री में इसको डिटेल में देखेंगे। सही है। इसने क्या बोला, ये आपके पास दो डायग्राम है, दोनों हेक्सागोन से रेगुलर है, और इन दोनों हेक्सागोन्स को डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया गया, ब्रेक किया है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में।
ऑल द साइड्स ऑफ द लार्ज हेक्सागोन, उसमें से एक बड़ा हेक्सागोन है एक छोटा हेक्सागोन है, लार्ज हेक्सागोन की हर साइड आपके पास क्या है 16 सेंटीमीटर है। सही है, लार्ज हेक्सागोन की सारी साइड्स क्या है 16 सेंटीमीटर है। जब एंगल्स बराबर होंगे किसी हेक्सागोन के तो ऑब्वियस सी बात है उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, सारी साइड्स क्या है 16 16। वो एक जगह लिख दिया 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, और ये वाली भी 16। सही। चलो, पार्ट है इन द लार्ज हेक्सागोन द एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अप्रोक्सीमेटली। आपके पास जो लार्ज हेक्सागोन है उसमें हर ट्राइंगल का, ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपको पता है कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी है 110.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, टू व्हाट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द लार्ज हेक्सागोन गिवन। तो ये पूछ रहा है आपसे के पास, आपके पास जो है वो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या गिवन दी गई है आपको। सही है, जो भी इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया गिवन दिया गया है उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब ये कितना एक्यूरेट वैल्यू है, जिसका मतलब है आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं इस वैल्यू के अंदर, नीचे लिखते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए का भी 1, फर्स्ट पार्ट 110.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको लार्ज हेक्सागोन के हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन दे दिया, ये अप्रोक्सीमेट एरिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है। सही है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, पहली बात दो दो तरीकों से आप इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हो कि एक तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओगे बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें। अच्छा अब्दुल हादी, बेटा आपको सही से समझ आ रहा है सब कुछ, बेटा आप जो हाँ। है वो अपना माइक खोल सकते हो अब्दुल हादी। सही है, जब भी आपका कोई हाँ क्वेश्चन हो जी। आप देखो, फातिमा है वो भी अपना माइक खोलती है, जैसे कि उसको कोई भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे समझ नहीं आता है तो आप भी जो है वो अपने माइक को खोल के, माइक ऑन करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सही है। अच्छा, अभी तक जो हमने किया है ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये 110.85, इसमें आपके पास आप इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैसे बताओगे, दो तरीकों पे, दो बेसिस पे बता सकते हो। एक तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, कितने हैं आप काउंट कर लो। आपके पास जो है वो ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है 1 1 और 8 5, ये तो सिग्निफिकेंट होते हैं ऑलवेज, जीरो कभी होता है कभी नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है आपके पास, जीरो नॉन जीरो के बिटवीन में आ रहा है तो ऑब्वियस है कि जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, जब भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स से पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऐसे बताई जाएगी। एंड दूसरा, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे करेक्ट टू, टू डेसिमल प्लेसेस। सही है, और डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, 2 डिजिट इसने लिखे हैं। हो सकता है एक्चुअल में 5 होते, 4 होते, 3 होते, या इवन के इनफाइनाइट होते, रुकते ही नहीं। तो इसने डेसिमल के बाद जो है वो कितने प्लेसेस लिख दिए इस एरिया को अप्रोक्सीमेट करके, 2, और इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 है। सही है, तो हमने इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बता दी। पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में क्या बोल रहा है, बाय फर्दर अप्रोक्सीमेटिंग द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इन द लार्ज हेक्सागोन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने क्या करना है, बाय अप्रोक्सीमेटिंग, आपने अप्रोक्सीमेट करना है एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल जो लार्ज हेक्सागोन में है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सही है, चलो भाई आ जाते हैं हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट। हमारे पास क्या वैल्यू थी एरिया की, 110.85। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हम जो है वो लास्ट के 2 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सॉरी लास्ट के 3, उसको राउंड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट राउंड होगा, 5, 5 को राउंड करेंगे, तो प्रीवियस डिजिट जो 8 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। जब भी आपके पास जिस नंबर को, जिस डिजिट को आप राउंड कर रहे हो, अगर वो 5 और उससे बड़ा है तो प्रीवियस वाले डिजिट में 1 ऐड होता है और वो नंबर उड़ जाता है, राउंड हो जाता है, उसकी जगह आप जीरो लिख दो। सही है, लेकिन डेसिमल के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, बट डेसिमल से पहले जीरो जरूर लिखा जाएगा। सही है, तो आपके पास जो है वो अब एक सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो गया। अब 9, 9 को भी हमने रिमूव करना है, तो जैसे ही मैं 9 को रिमूव करूंगा प्रीवियस डिजिट जो जीरो है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। सही है,
और डेसिमल के बाद अब ये दोनों जीरो लिखने की कोई नीड नहीं है। जीरो में वन ऐड हुआ, वन हो गया। अब ये ट्रिपल वन में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, उसने दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने को बोला था, तो अब हम इस वन को भी एलिमिनेट करेंगे, जो लास्ट में वन लिखा हुआ है इसको भी राउंड कर देंगे। तो इसकी जगह जीरो लिखेंगे। अब इसकी जगह जीरो क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये डेसिमल से पहले है। डेसिमल से पहले किसी भी नंबर को राउंड किया जाता है तो उसकी जगह जीरो आता है, और डेसिमल के बाद किसी भी नंबर को राउंड किया जाता है उसकी जगह जीरो लिखो ना लिखो, ये आपकी मर्जी है। तो आप क्या हुआ, जब ये वन एलिमिनेट हुआ, वन को राउंड किया, तो प्रीवियस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि वन फाइव से छोटा है। तो आपके पास जो है वो वन 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 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया था हर ट्राइंगल का, इसको आपने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया, तो आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? अच्छा, पार्ट टू में बाय फर्दर अप्रोक्सीमेटिंग, आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल को लार्ज हेक्सागोन को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ लार्ज हेक्सागोन। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करो, एस्टिमेट करो, एरिया किसका निकालो? लार्ज हेक्सागोन का। इस पूरे हेक्सागोन के एरिया निकाल दो। आपको क्या गिवन दिया हुआ है? आपको हेक्सागोन के एक ट्राइंगल का एरिया गिवन दे दिया, मतलब हेक्सागोन के अंदर टोटल सिक्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तीनों छह। तो ये जो सिक्स ट्राइंगल्स है ये सारे के सारे इक्विलेटरल टाइप के हैं, सही है। और हर एक ट्राइंगल का जो एरिया है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के बाद 110, 110, 110, 110, 110, सबका यही है। तब इसने बोला क्या है, इस पूरे हेक्सागोन का, लार्ज हेक्सागोन का एरिया निकाल दो। तो अब कैसे निकालेंगे हम? तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे जो एरियाज है, या तो इन सारे एरियाज को ऐड कर दो, छह के छह। आपके पास हेक्सागोन में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? सिक्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो इन सब ट्राइंगल्स के एरियाज को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कंप्लीटली इस हेक्सागोन का, लार्ज हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मेरे पास जो है वो बिल्कुल सिमिलर है ना, ये जो छह के छह ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सिक्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये इनके एरिया सारी वैल्यूज सेम है, सारे एरियाज सेम है। तो मैं एक एरिया को मल्टीप्लाई बाय अगर सिक्स कर दूं, एक ट्राइंगल के एरिया को 110 है, इसको मल्टीप्लाई बाय सिक्स कर दूं, क्योंकि हेक्सागोन के अंदर सिक्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो भी मेरे पास आंसर सेम ही आएगा। सही है। और ये किसका एरिया होगा? रेगुलर हेक्सागोन। कौन सा वाला? लार्ज वाला। तो 11 को सिक्स से मल्टीप्लाई करो, 66, और ये जीरो कॉपी, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लार्ज हेक्सागोन जो है इसका टोटल एरिया कितना आ गया? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अप्रोक्सीमेट एरिया है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। इसमें देख लो कुछ पूछना है पार्ट नंबर ए का, वन और टू में। चलो, अब हम पार्ट बी में मूव करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? द स्मॉल हेक्सागोन। पार्ट बी में स्मॉल हेक्सागोन की बात हो रही है, सही है, ये वाला स्मॉल हेक्सागोन जो है, विच इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब स्केल पे ड्रॉ नहीं किया गया। मतलब वन हेक्सागोन स्मॉलर हो या लार्जर हो, दोनों को स्केल पे ड्रॉ नहीं किया जाता। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स गिवन होते हैं ना पूरे पेपर के अंदर, वो स्केल पे ड्रॉ नहीं होता, हर जगह लिख दिया जाता है कि ये स्केलिंग मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं किए गए हैं, सही है। हैज एन एरिया, ये जो स्मॉल हेक्सागोन है, हैज एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे स्मॉल हेक्सागोन के एरिया गिवन दे दिया, कितना? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे स्मॉल हेक्सागोन का है, सही है। Discuss which of these ranges you think the length of the side with the question mark lines, सही है। अब आपके पास नीचे क्या है, बोला डिस्कस करो these ranges को, कि आपके पास जो है वो ये क्या है, आपके पास जो इस है स्मॉल हेक्सागोन में जो एक साइड है, जैसे रेगुलर हेक्सागोन की एक साइड की कितनी लेंथ थी? 16 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा आपके पास स्मॉलर हेक्सागोन है उसके एक साइड की, हर साइड की लेंथ कितनी होगी? और वो इक्वल ही होगी। अब वो अगर एक साइड की लेंथ हमें मिल जाएगी तो बाकी सारी साइड्स की भी लेंथ उतनी ही है, सेम है। तो आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ देखनी है। क्या बोल रहा है? 0 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बिटवीन होगी, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बिटवीन है, या 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बिटवीन है, सही है। क्या वैल्यू है? सही है, मतलब कौन सी रेंज में आएगी वो वैल्यू। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो स्मॉल हेक्सागोन का एरिया कितना है? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने लिखा पार्ट डी में मुझे इसने गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ स्मॉल हेक्सागोन, एरिया ऑफ स्मॉल हेक्सागोन, तो ये कितना है? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे ऊपर पार्ट टू के अंदर, पार्ट ए के पार्ट टू के अंदर हमने लार्ज हेक्सागोन का एरिया निकाला हुआ है, कितना है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो जो लार्ज हेक्सागोन का एरिया है और जो स्मॉल हेक्सागोन का एरिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ समझ में आ रहा है हमें? कि आपके पास लार्ज जो हेक्सागोन है
और जो स्मॉल हेक्सागोन है उन दोनों के एरिया में कितना डिफरेंस है, उसी की बेस पे उनकी लेंथ में भी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आपके पास जो है वो स्मॉल का जितना एरिया लार्ज का उसके मुकाबले में क्या है, डबल। क्यों? अगर आप 330 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, फिर ये 3 × 2 6 और 0 कॉपी, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप जो है वो लार्ज हेक्सागोन के एरिया को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 660 आएगा, 6 आएगा 3 पे, दूसरा 6 भी 3 पे आएगा और 0, तो ये भी बन गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बन गया आपका किसका, स्मॉलर हेक्सागोन का। तो अगर आप स्मॉलर हेक्सागोन के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो लार्ज के इक्वल आ रहा है, और अगर आप जो है वो लार्ज के एरिया को 2 से डिवाइड करते हो तो स्मॉल हेक्सागोन का एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों हेक्सागोन्स में एरिया में कितना डिफरेंस है, हाँ, हाँ, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 है, या डबल है, या फिर हाफ है। ऐसे ही है ना, स्मॉलर का लार्ज के मुकाबले में डबल, लार्ज के स्मॉलर के मुकाबले में हाफ है। तो हमें रेशो पता चल गया, हमें इनका रिलेशन पता चल गया। तो इसी तरह जब इनके एरिया में जो डिफरेंस है या तो डबल है या हाफ है, तो इसी तरह लेंथ में भी कितना होगा, या तो डबल होगा या हाफ होगा। लार्ज एरिया के लार्ज जो हेक्सागोन है उसकी लेंथ कितनी गिवन दी हुई है, एक साइड की 16 सेंटीमीटर, और रेगुलर है तो हर साइड की 16 होगी। तो इसी तरह अगर मुझे स्मॉलर हेक्सागोन की साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास जो एरिया का रिलेशन है वो क्या है, लार्जर टू स्मॉलर डिवाइड बाय 2। तो इसी तरह लेंथ जो 16 है उसको भी क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 2। जैसे ही मैं 16 से डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्मॉल जो हेक्सागोन है उसके हर साइड की लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि वो किस रेंज में लाई कर रहा है। जो क्वेश्चन में ये तीनों रेंजेस दी हुई है वो किस में लाई कर रहा है, तो ये लाई करेगा 0 से 5 के बिटवीन भी लाई नहीं करेगा, 10 से 15 के बिटवीन भी लाई नहीं करेगा, ये करेगा 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बिटवीन, क्योंकि 8 सेंटीमीटर 5 और 10 के बिटवीन में आएगी वैल्यू। तो इसलिए आपके पास जो स्मॉलर हेक्सागोन है उसकी जो साइड की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट है, वो बिटवीन लाई कर रही है कौन सी रेंज के, 5 सेंटीमीटर अप टू 10 सेंटीमीटर। तो बी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर अप टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट रेंज ऑफ पार्ट बी। सही है। और एक्चुअल वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसमें देख लो कुछ पूछना है। No, sir. बेटा आपको अब्दुल हादी। नो। चलो, यहाँ पे हमारा ये जो एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सही, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।